गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट चैप्टर है जो हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। अब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। हम एक उदाहरण से समझते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जैसे 10वीं और 12वीं के एग्जाम चले हुए हैं, एग्जाम देने के बाद 1-2 महीने के बाद जब रिजल्ट आएगा, बच्चा फिर क्या करेगा, अपना रिजल्ट देखने के लिए क्या करेगा, वो बोर्ड की साइट पे जाएगा और अपना रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर एंटर करेगा। और जैसे एंटर करेगा तो उसकी डिटेल फैच होकर सामने आएगी। उस डिटेल में उसका नाम भी होएगा, फादर नेम भी होएगा, मदर नेम भी होएगा, उसका किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए वो होएगा, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, ऐसे प्रकार दिखाएगा पूरी डिटेल। अब देखिए, बच्चों ने तो परीक्षा दी है 3-3.5 लाख ने, लेकिन 3.5 लाख बच्चों में से आपका डाटा फैच होगा आया, कोई दूसरा स्टूडेंट डालेगा उसका डाटा फैच होगा आएगा। यानी एक पर्टिकुलर डिटेल लेना, मतलब बहुत बड़े डाटाबेस में से एक पर्टिकुलर चीज को चुनना कैसे संभव हुआ? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से, एसक्यूएल से। एसक्यूएल का काम क्या होता है? एसक्यूएल का उपयोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिकॉर्ड को खोजने, स्टोर करने, मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा डाटाबेस 3-3.5 लाख बच्चों में से, और आपने अपना रोल नंबर डाल लिया तो सिर्फ आपकी डिटेल आई, आपके सब्जेक्ट आए, उसके अंदर सिर्फ आपके मार्क्स हो इसके अंदर। तो फाइल सिस्टम है, क्या फाइल सिस्टम है तो क्या सबका डाटा आएगा, आपने अपना डाटा ढूंढना पड़ेगा उसमें से फाइल सिस्टम में। लेकिन आरडीबीएमएस में ऐसा नहीं है। आरडीबीएमएस में केवल आप एक सिंगल बच्चे की डिटेल हम जान सकते हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का वर्णन करना हमने। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, देखिए वही बात है कि फाइल सिस्टम में डाटा को एक्सेस करने के लिए हमें प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता है, प्रोग्राम लिखना पड़ा है। जितने भी हमने काम काज करने पड़ेंगे, जिस डिटेल एंटर कराएंगे हमने, फिर वो सारी डिटेल हमारे पास होंगी, और जिस बंदे के पर्टिकुलर डिटेल चाहिए वो हमने फाइल सिस्टम में से ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद लिखना पड़ेगा। लेकिन आरडीबीएमएस में ऐसा नहीं है। आरडीबीएमएस में सिर्फ हम उस बच्चे से रिलेटेड कमांड डाल देंगे और उसकी डिटेल हमारे सामने आएगी। जबकि डीबीएमएस एक ऐसा स्ट्रक्चर क्वेरी, डीबीएमएस में एक ऐसा स्ट्रक्चर क्वेरी मौजूद है जिसका उपयोग डाटाबेस में डाटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। ये डाटाबेस से कौन से नाम है? माई एसक्यूएल, ओरेकल, इन्फॉर्मिक्स, पोस्टग्रेसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेस, सीबेस जैसे प्रमुख रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। बात ध्यान रखिए, जो एसक्यूएल है, जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल क्या है? एक क्वेरी लैंग्वेज है। और जो माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। वो क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है वो। उस सॉफ्टवेयर में आपने क्या है? क्वेरी लैंग्वेज करनी है। उस क्वेरी लैंग्वेज के जरिए आपने माई एसक्यूएल के अंदर डाटा स्टोर करना है, डाटा क्रिएट करना है, भाई डाटा रिट्रीव करना है, डाटा मॉडिफाई करना है, डाटा अपडेट करना है। समझ गए? उसके बाद आएगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के क्या क्या फायदे हैं। क्या क्या फायदे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के? पहला फायदा, इसको सीखना बहुत आसान है। दूसरा फायदा, एसक्यूएल का उपयोग करके डाटाबेस को बहुत आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और डाटाबेस से डाटा कैसे पुनर्प्राप्त किया जाए इसकी बजाय यह स्पेसिफाई करता है
कि क्या पुनर्प्राप्त किया जाना है। समझ गए? जैसे हमारे पास हजारों एम्प्लॉय है, हजारों एम्प्लॉय में से हमने एक सिंगल एम्प्लॉय की एक सिंगल डिटेल निकालनी है। मतलब मान लीजिए हमने क्या है भाई, राम नाम का बंदा है जो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, उसकी एम्प्लॉय आईडी ये है, हमने सिर्फ ये देखना है इस मंथ की सैलरी उसकी कितनी बनी, ये चीज रिट्रीव करनी है हमने। तो ऐसा संभव है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से। उसके बाद है एसक्यूएल में हमें डाटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने, डाटाबेस में डाटा को मैनिपुलेशन करने, कंस्ट्रेंट को डिक्लेयर करने और आवश्यकता के आधार पर विभिन्न तरीकों से डाटाबेस को पुनर्प्राप्त करने का विवरण कैसे करना है ये बताता है। 2 क्वेश्चन। तीसरा है आरडीबीएमएस पैकेज में माईएसक्यूएल कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लंबी बन जाएगी वीडियो। इसको भी हम यहाँ पे होल्ड कर देते हैं, एक स्पेशल वीडियो इसी की बनाएंगे भाई कैसे इंस्टॉल करते हैं इसको। ठीक है, अभी इसको छोड़ दो, हम पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एसक्यूएल का उपयोग करते समय आपने कौन सी बातें ध्यान रखनी। एसक्यूएल लैंग्वेज उपयोग करांगे हमें, जिस टाइम एसक्यूएल लैंग्वेज उपयोग करांगे, चलावांगे हम, प्रैक्टिकली करांगे, तो कुछ बातें हैं ध्यान रखने के लिए। पहली बात कौन सी है, एसक्यूएल केस इंसेंसिटिव नहीं है। उदाहरण के लिए एसक्यूएल के लिए कॉलम नाम सैलरी और सैलरी समान है। देखिए केस इंसेंसिटिव का मतलब क्या है भाई, इसमें आप मर्जी है शॉर्ट लेटर में लिखो कोई चीज, मर्जी है कैपिटल लेटर में लिखो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कोई दूसरी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में अगर आपने कोई वेरिएबल स्मॉल लेटर में ले लिया तो उस वेरिएबल की जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी आपने हर जगह स्मॉल ही लिखना है, वो ना कि अपर केस में लिखोगे या पहला वर्ड कैपिटल लिखोगे तो आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगा। तो केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है। लेकिन जो एसक्यूएल है केस इंसेंसिटिव नहीं, आपने कहीं कैपिटल लेटर लिखो, कहीं शॉर्ट में लिखो, कहीं अपर लिखो, कहीं लोअर लिखो, कोई फर्क नहीं। इसका मतलब होता है केस इंसेंसिटिव। ठीक है। दूसरा, एसक्यूएल स्टेटमेंट हमेशा सेमीकोलन से समाप्त हो। जब भी आप एक कमांड का यूज कर लोगे एसक्यूएल के अंदर तो आपने लाइन के अंत में सेमीकोलन लाना है। तो इसका मतलब क्या है भाई, आपकी एक स्टेटमेंट है वो खत्म हो गई है। मल्टी लाइन एसक्यूएल स्टेटमेंट में आपने क्या है डबल कोट्स के अंदर सेमीकोलन का यूज करना है। पहली लाइन के बाद आवश्यक नहीं है, बस अगली लाइन जारी होने के लिए आपने एंटर की दबानी है। एंटर की दबाओगे तो आप जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, तो मतलब इसका जो सॉफ्टवेयर समझ जाएगा भाई नेक्स्ट लाइन शुरू हो चुकी है। प्रॉम्प्ट एसक्यूएल फिर आइफन और ग्रेटर देन में बदल दिया जाता है या दर्शाता है कि स्टेटमेंट अगली लाइन में जारी है। मान लीजिए एक लाइन भर गई तो यार इस प्रकार ये हम साइन लगा देंगे तो इसका मतलब समझ जाएगा भाई अगली लाइन में इसका जो आप भी स्टेटमेंट है जारी है। वो केवल एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंत में सेमीकोलन लगता है। जब एक स्टेटमेंट पूरी हो जाएगी तो आप लास्ट में सेमीकोलन लगा देना और एंटर दबाएंगे, तो इसका मतलब क्या है एक स्टेटमेंट आपकी पूरी हो गई, एक लाइन पूरी होगी आपकी। ये बातें आपने ध्यान रखनी है एसक्यूएल में। जब भी आप डाटाबेस को स्टोर करोगे, अपडेट करोगे, रिट्रीव करोगे, डिलीट करोगे, कुछ भी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माईएसक्यूएल में डाटा टाइप और कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। माईएसक्यूएल में डाटा टाइप और कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। देखिए डाटा टाइप का मतलब है किस प्रकार का डाटा आप लिखोगे, रो और कॉलम के अंदर किस प्रकार का डाटा आप एंटर करोगे। कैरेक्टर में वैल्यू लिखोगे, न्यूमेरिकल में वैल्यू लिखोगे, डेसिमल में वैल्यू लिखोगे, डेट टाइम में लिखोगे, कैर में लिखोगे, वेर कैर में लिखोगे,
स्ट्रिंग में लिखोगे ये सारे के सारे क्या होते हैं, डाटा टाइप होते हैं। फुल वैल्यू लिखनी है आपने, क्वांटम वैल्यू लिखनी है आपने, वो सारे के सारे किसको बोलते हैं, डाटा टाइप। हम जानते हैं कि एक डाटाबेस में एक से अधिक रिलेशन होते हैं। रिलेशन का मीनिंग होता है टेबल। ये बात ध्यान रखनी, जहां भी रिलेशन रिलेशन का शब्द यूज होए तो इसका मतलब टेबल, और टेबल को हम जानते हैं टेबल है जो रो और कॉलम के अंदर होती है, इतनी बात का भी हमें पता है। जब भी रिलेशन का बात आएगी, रिलेशन का मतलब क्या है, टेबल, और टेबल को हम जानते हैं टेबल में जो डाटा होता है हमारा रो और कॉलम के अंदर स्टोर होता है। हम जानते हैं कि एक डाटाबेस में एक से अधिक रिलेशन होते हैं और प्रत्येक रिलेशन एट्रीब्यूट से बना होता है। एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम ऊपर जो हेडिंग होती है, जैसे नाम लिख दिया हमने, फादर नेम लिख दिया, मदर नेम लिख दिया, रो नंबर लिख दिया। प्रत्येक एट्रीब्यूट का एक डाटा टाइप होता है। जैसे नेम लिख दिया, नेम का क्या आएगा, हमें पता है नेम ABCD अक्षर हुआ है तो इसका कैरेक्टर वैल्यू होगी। भाई रो नंबर है, रो नंबर क्या 1 2 3 4 न्यूमेरिकल वैल्यू में आवा है, इसका मतलब इंटीजर टाइप का डाटा वैल्यू हो गया। ABCD वाले को बोलते हैं हमें कैरेक्टर वैल्यू, और 1 2 3 को बोलते हैं हमें न्यूमेरिकल वैल्यू, पॉइंट वाले को बोलते हैं हमें रियल या फ्लोट वैल्यू। ठीक है, ये डाटा टाइप होते हैं। प्रत्येक एट्रीब्यूट में एक डाटा टाइप होता है। किसी रिलेशन की प्रत्येक एट्रीब्यूट के लिए कंस्ट्रेंट बाधा को स्पेसिफाई करती है। कंस्ट्रेंट क्या है, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने डाटा टाइप ले दिया कैरेक्टर, लेकिन आप लिखना लगे न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं लेगा, ये कंस्ट्रेंट है। अगर ये रो नंबर हमारा क्या है, रो नंबर हमने ले लिया इंटीजर में, लेकिन डाल आप वहां पे कैरेक्टर वैल्यू नहीं लेगा वो। समझ गए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, MySQL में एट्रीब्यूट के डाटा टाइप का वर्णन करें। डाटा टाइप का मतलब क्या है भाई, किस टाइप का डाटा आप एंटर करने वाले हो रिलेशन में, टेबल में। देखिए पहला होता है कैर। कैर का मतलब है कैरेक्टर वैल्यू। कैर का मतलब क्या है, कैरेक्टर वैल्यू। और कैरेक्टर वैल्यू जहां पे भी आपने कैर टाइप का डाटा वैल्यू ले लिया तो वहां 0 से लेकर और 255 तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 255 तक, 256 अक्षर नहीं लिख सकते वहां पर। समझ गए। ये कैर की एक निश्चित लंबाई है। ठीक है, मान लीजिए हमने यहां पे लिख दिया कैर, और हमने यहां पे लिख दिया और डिफाइन कर दिया वाले 10। तो इसका क्या है भाई, जो भी वर्ड लिखोगे आप 10 अक्षर तक का लिखोगे। अगर आपने 20 लिख दिया 20 अक्षर, 200 लिखा 200 अक्षर तक अक्षर ले सकते हो। 255 लिख दिया तो 255 तक, अगर 256 लिखना चाहोगे लिखा जाएगा, क्योंकि जो कैर है आपका 255 तक का कैरेक्टर वैल्यू सपोर्ट करता है। उसके बाद आएगा वैर कैर। वैर कैर भी ऐसा है, लेकिन ये 65,535 तक वैल्यू सपोर्ट करता है, कैरेक्टर वैल्यू। कैर भी वैर कैर भी दोनों क्या है, कैरेक्टर वैल्यू ही लेते हैं। नेक्स्ट आपका इंटीजर। इंटीजर का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 10 5 20 50 100 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 इतने, ये इंटीजर वैल्यू है। और इंटीजर वैल्यू की सीमा इतनी है, इतनी वैल्यू तक आप एंटर कर सकते हो इंटीजर वैल्यू में। समझ गए। उसके बाद आएगा फ्लोट वैल्यू। फ्लोट का मतलब पॉइंट वाली वैल्यू, जैसे 10.5 20.6 40.5 100.20। फ्लोट का मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट, पॉइंट वाली वैल्यू। जैसे हम लिख दिया 10.5, ये क्या है, फ्लोट वैल्यू है। समझ गए। उसके बाद आएगा डेट टाइम। डेट टाइम का डाटा, जैसे भाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ पे, डेट ऑफ रिलीविंग डेट, ये सारी चीज जहां जहां पे भी ये चीज आएगी डेट टाइप का है, डेट टाइप का डाटा टाइप आएगा तो उसमें ये चीजें आएंगी, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिलीविंग। तो इस टाइप की जो डेट ऑफ बर्थ, इस टाइप का जो डाटा टाइप है वो डेट टाइम डाटा टाइप बोला जाता है। समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंस्ट्रेंट क्या है, विस्तार से बताना है। यह विभिन्न प्रकार की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का वर्णन करती है। देखिए, कंस्ट्रेंट डाटा वैल्यू पर कुछ प्रकार के प्रतिबंध हैं जो एक एट्रीब्यूट पर हो सकते हैं। जैसे भाई आप जहां पर हमने इंटीजर लिख क्या, वहां पे कैरेक्टर वैल्यू कैसे लिख देंगे, कंस्ट्रेंट है। भाई जहां पे डेट टाइम डाटा वैल्यू है वहां पर हम न्यूमेरिकल कैसे लिख देंगे, यानी क्या है वो एट्रीब्यूट पर प्रतिबंध लगाता है। इसका उपयोग डाटा की शुद्धता एक्यूरेसी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। बाई चांस हमें क्या है, मान लीजिए रोल नंबर लिखे हुए हैं, कई बार हम करेक्टर में 1 2 3 ऐसे लिख दे। अगर ऐसा लिखना चाहोगे तो वहां पे कंस्ट्रेंट है तो वहां पे आपको एरर मैसेज दे देगा, तो आप समझ जाओगे हाँ यहाँ तो भाई न्यूमेरिकल वैल्यू आनी है। समझ गए? इससे क्या आएगा, डाटा की आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी। हालांकि किसी टेबल की प्रत्येक एट्रीब्यूट के लिए कंस्ट्रेंट को परिभाषित करना अनिवार्य नहीं है। सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाले एसक्यूएल कंस्ट्रेंट देखिए, एक तो नल, नोट नल, नोट नल। नोट नल का मतलब क्या था, नल का मतलब पहले पढ़ा है क्या था, अननोन वैल्यू। नोट नल का मतलब, नल का क्या मतलब, अननोन वैल्यू, जिसको हमें पता नहीं यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, जो फॉरन की एक्सेप्ट करती थी, जिसको नल वैल्यू को फॉरन की एक्सेप्ट करती थी, तो क्या थी वो नल वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब क्या है, अननोन वैल्यू। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है भाई, आगे हमें नहीं पता क्या कौन सी वैल्यू आएगी। यह सुनिश्चित करता है कि कॉलम में नल वैल्यू नहीं हो सकते जहां नल का अर्थ है मिसिंग, अननोन, लागू नहीं होने वाली वैल्यू। ठीक है, एक कंस्टेंट नल। एक है यूनिक, यह सुनिश्चित करता है किसी कॉलम में सभी वैल्यू यूनिक होंगी। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या है, जो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर दे रहा है वैल्यू, यदि कोई वैल्यू प्रदान नहीं किया गया तो कॉलम के लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू को स्पेसिफाई करता है। कोई जो सॉफ्टवेयर के अंदर कोई वैल्यू है, भाई कोई वैल्यू नहीं है तो ऑटोमेटिक वहां पे क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू एंटर हो जाएगी। प्राइमरी की, वह कॉलम जो किसी टेबल के प्रत्येक रो या रिकॉर्ड को विशिष्ट पहचान देता है। प्राइमरी की के बारे में पढ़ चुके हैं, जो डुप्लीकेट वैल्यू ना लेता हो ना नल वैल्यू लेता हो। फॉरेन की, जो दूसरी टेबल से क्या करेगी, जो दूसरी टेबल से रिलेशन बनाएगी। वह कॉलम जो किसी अन्य टेबल में प्राइमरी की के रूप में परिभाषित एट्रीब्यूट की वैल्यू को रेफर करता है। ये सारे के सारे क्या है, कंस्ट्रेंट है एसक्यूएल के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं कई बार। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट बताइए कौन कौन से हैं, तो नोट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, प्राइमरी की और फॉरेन की। आठवां क्वेश्चन है अपना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, कमांड कितने प्रकार की होती है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में कमांड कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती हैं। एक तो है DDL, जिसको बोलते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL। दूसरी है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरी है DQL, डाटा क्यूरी लैंग्वेज। चौथी है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। पांचवी है DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर बार आती है। इनमें से कुछ कमांड है ये आएंगे, देखिए एसक्यूएल कमांड और पड़ी DDL, और इन सभी कमांड की जो आगे है भाई, इनका डाटाबेस के अंदर अलग अलग यूज है सभी का। देखिए DDL कमांड का मतलब है डाटाबेस को क्रिएट करना, ड्रॉप करना, अल्टर करना, ट्रंकेट करना। विस्तार में पढ़ेंगे कैसे हैं। DML का काम है रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। DQL का है सेलेक्ट करना, कोई भी रिकॉर्ड सेलेक्ट करना। और TCL का है कमिट करना, रोल बैक करना और सेव पॉइंट करना। DCL का है ग्रांट और रिवोक। ये कमांड कैसे यूज होती हैं, इनको बारी बारी हम क्या प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी DDL क्या होती है। देखिए क्या होती है, डाटाबेस में डाटा स्टोर करने के लिए सबसे रिलेशन स्कीमा। देखो दो चीज पढ़ी थी हमने पहले, एक स्कीमा पढ़ा था, एक इंस्टांस पढ़ा था। एक स्कीमा पढ़ा था, एक इंस्टांस। स्कीमा क्या होता है, डाटाबेस का स्ट्रक्चर।
डाटा कैसे स्टोर करा जाएगा, कैसे मॉडिफाई करा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, कैसे क्रिएट करा, वो क्या है, स्कीमा है। और एक टाइम पे इफ टेबल में 10 रिकॉर्ड अपडेट हो गए, वो एट द टाइम इंस्टांट है। फिर मान लीजिए आगे एक रिकॉर्ड और 11 रिकॉर्ड हो गए, वो इंस्टांट है। ठीक है। डाटाबेस में डाटा स्टोर करने के लिए सबसे पहले रिलेशन स्कीमा को डिफाइन करना आवश्यक है। स्कीमा को डिफाइन करने में एक ऐसा रिलेशन बनाना है और एक ऐसे रिलेशन का नाम देना है। किसी रिलेशन में एट्रीब्यूट की पहचान करना, प्रत्येक एट्रीब्यूट के लिए डाटा टाइप का निर्णय लेना और आवश्यकता के अनुसार कंस्ट्रेंट को स्पेसिफाई करना भी शामिल है। एसक्यूएल रिलेशन स्कीमा को डिफाइन, मॉडिफाई और डिलीट करने के लिए कमांड का यूज किया जाता है और इन्हें डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कहा जाता है। डीडीएल में क्या है, क्रिएट करना होता है, ड्रॉप करना होता है, अल्टर करना होता है और ट्रंकेट कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर डीडीएल कमांड क्रिएट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, देखिए क्रिएट का मतलब डाटाबेस बनाने के लिए करा हुआ है क्रिएट कमांड का। एसक्यूएल कमांड का उपयोग करके विभिन्न डाटाबेस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डाटाबेस बनाने का सिंटैक्स नीचे दिया गया हुआ है। जैसे क्रिएट डाटाबेस और आगे डाटाबेस का नाम लिख देंगे हम, तो डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आप लोग। जैसे उदाहरण के लिए कमांड का उपयोग करें स्कूल रिकॉर्ड, इसने के नाम रख दिया, डाटाबेस का नाम रख दिया। माइस्क्वेल हम खोलेंगे तो आके लिखा है क्रिएट डाटाबेस और यहाँ पर डाटाबेस का नाम लिख दिया और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपका डाटाबेस बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो सिर्फ आपने 10 क्वेश्चन करने हैं, हाथ लिखे होने चाहिए, आप याद होने चाहिए। धन्यवाद।